Welcome student, this is our lecture number 10 for class 12th यूनिट 4 चली हुई है हमारी। पिछला जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली की बात की थी। मैंने आपको पिछले में बताया था कि जो अगला लेक्चर होने वाला है हमारा उसमें हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। लेक्चर 10 क्लास 12th यूनिट 4 चली हुई है हमारी EMI। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। उसके लिए हमने क्या किया भाई, एक सर्किट मान लिया। आपको पता है ये सिंबल किसके लिए होता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इंडक्टेंस के लिए होता है। अरे सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था ना, कोफिशिएंट यही तो था इंडक्टेंस, जिसको हम बोलते थे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस। मैंने बताया था आपको, ये है लिखे यदि इसके अंदर। तो लेट अस कंसीडर एन एसी सर्किट containing inductance L. The alternating EMF is given by E is equal to E नोट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन वही हमने क्या मान ली, फर्स्ट। ठीक है, अब हमने फैराडे लॉ पढ़ी हुई है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे हमने पढ़ी थी। उसमें क्या बताया था कि यदि हमारे पास जो चेंज इन करंट होता है उसको जो इंडक्टेंस है वो, या जो इंडक्टर हमारे पास होगा वो अपोज कर देगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा वो उसको अपोज करेगा। ठीक है, यदि हम इसके अंदर लिखे क्या, इफ डी बाई डी टी इज द change in current with respect to time through inductor L, then induced EMF is given by E is equal to minus L di by dt। ये हमने पढ़ा हुआ है भाई पहले। नेगेटिव साइन shows that induced EMF oppose change in करंट, कि जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसको अपोज करेगा, जो हमारे पास चेंज आया है, किसके अंदर चेंज आया है, करंट के अंदर जो चेंज आया है उसको
अपोज करेगा, ये हमने इसके अंदर बता दिया। अब ये जो ईएमएफ है हमारे पास, ये वहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। इसको रोकने के लिए मैं ये कह दूं कि जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है करंट के कारण, जो चेंज हमने करंट के अंदर जो चेंज लेके आए उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो, उतना ही मैं बाहर से अप्लाई कर दूं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इतना ही मैग्नीट्यूड में इसके इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, यदि मैं अप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। यदि हम लिखें इसमें डायग्राम भी शायद कुछ नहीं है, ये जो सिंबल हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसी के सिंबल को, ये इंडक्टर के लिए है, तो इसको भी हम रब कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, टू मेंटेन द सर्किट we apply an EMF which is equal in magnitude and opposite in direction to इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो जो E होगा वो हमारे पास अभी जो रिजल्ट आया था, देखो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी था, और जो हम E अप्लाई कर रहे हैं वो प्लस हो जाएगा भैया, ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि वो डायरेक्शन में क्या है हमारे पास इससे अपोजिट। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एल डी आई बाई डी टी किसके इक्वल होगा भाई, ई नोट साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ई किसके इक्वल है, ई नोट साइन ओमेगा टी के इक्वल। ठीक है, डी आई की वैल्यू हम निकाले तो ये इस साइड आ जाएगा, ई नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी और डी टी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा भाई, इंटीग्रेट करने के बाद I इज इक्वल टू ई नोट बाई एल, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस सी। सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जिसकी यहाँ पे वेयर सी इज इक्वल टू कितना है हमारा, 0, तो I इज इक्वल टू किसके आ गया, माइनस ई नोट एल, ओमेगा भी बाहर लिख सकते हैं ये वाला, ये माइनस इधर लिख दिया हमने, कोस ओमेगा टी। ठीक, I की वैल्यू आ गई। अब जो I की वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, पहले तो इसको यदि हम चेंज करें तो ई नोट बाई ओमेगा एल, आपको पता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कोस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा तो है, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों वो पहली वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, ये जो इक्वेशन 1 हम मान के चल रहे हैं, ये साइन में है, तो दोनों हमारी किस में आ जाएंगी, साइन में आ जाएंगी। इसलिए मैं इसको किस में चेंज कर रहा हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। क्या लिख दिया मैंने इसकी जगह पे। थोड़ा सा मेडिकल वाले जो स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत आ सकती है यदि यहाँ पे थोड़ा उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन अभी पूरा कोस है, कोस 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, इसलिए हमने ओमेगा टी पाई बाई 2 माइनस क्या लिख दिया इसको, ओमेगा टी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास।
अब एक फॉर्मूला और है, ये इधर भाई फॉर्मूले लिखे हुए, ये वाले जो क्या है फॉर्मूला हमारे पास एक और, कि साइन माइनस साइन थीटा हो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। मतलब यदि बाहर माइनस हो उसको हम एंगल के अंदर माइनस लेके आ सकते हैं। साइन थीटा था, साइन माइनस थीटा लिख दिया हमने इसके अंदर, मतलब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमारा। और एक बात और ध्यान रखना, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी कोस थीटा के इक्वल होता है, वो हमने यहाँ पे यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें ओमेगा टी प्लस का चाहिए। यदि यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस लिख देते तो और इस माइनस को अंदर लेके आते तो ये ओमेगा टी हमारा ये माइनस का हो जाता, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस का, इसलिए हमें प्लस का ही चाहिए था, इसलिए हमने ये किया। अब इस माइनस को, ये इस माइनस को हम बाहर लेके आ सकते हैं तो ये प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यहाँ से माइनस कॉमन लिया हमने, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई आई की वैल्यू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 वेयर आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन ओमेगा एल। ये क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, और ई नोट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये वैल्यू है हमारे पास, क्या ई नोट था उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, सॉरी ई नोट अपॉन ओमेगा एल था उसकी जगह पे आई नोट लिख दिया। आई नोट को हम क्या बता रहे हैं कि भाई ई नोट बाई ओमेगा एल है, और ये हमें पता है आई नोट क्या होती है। पहले वाला जो चैप्टर एच वाला शुरू किया हमने पहले ही उसमें बता दिया था कि आई नोट हमारे पास क्या होगा, पीक वैल्यू, और ई नोट क्या है, ईएमएफ की पीक वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, करंट की पीक वैल्यू। आ गए दोनों हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्या बता दिया भाई, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। इक्वेशन इसको रब कर देते हैं, अभी शायद कोई ज़रूरत है नहीं, दोबारा बताऊँ एक बार। ई फैराडे लॉ से आया हमारे पास, हमें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ इसके इक्वल होता है, इसके बराबर हमने सर्किट को मेंटेन करने के लिए इतना ही अप्लाई कर दिया बाहर से। दोनों अल्टरनेटिंग ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया है, ई की वैल्यू पुट करवाई, ई नोट साइन ओमेगा टी, एल डी आई बाई डी टी था हमारे पास, यहाँ से डी आई की वैल्यू निकाली है, इंटीग्रेट करवा दे बोथ साइड, डी आई का क्या हो गया आई, ई नोट एज इट इज, साइन का क्या होता है माइनस कोस ओमेगा टी, ओमेगा हमने बाहर लिख दिया, ओमेगा एल बाहर आ गया, कोस आ गया। अब कोस को हम चेंज करें तो 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा करके लिख दिया। लेकिन अब साइन की प्रॉपर्टी से हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो बाहर वाला माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया, और ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया। पाई बाई 2 आने के बाद इसकी जगह पे क्या पुट करवा दिया, आई नोट। ये काम किया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आसान है, पहले वाले जैसे ही, थोड़ा बस आपको ध्यान रखना है सर्किट जब चेंज होता है उस जगह पे कि क्या चेंजमेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इक्वेशन आई थी, क्या आई थी पहली भाई, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, फर्स्ट और सेकेंड। सो it is clear from equation first and second that current lags behind with a
phase difference of पाई बाई टू। फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू, भाई इन दोनों को माइनस करेंगे हम, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आएगा। कितना आएगा हमारे पास? प्लस के पाई बाई टू, वो हमने यहाँ पे बता दिया है। या फिर आप खाली पाई बाई टू करके बता सकते हो कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस की, यहाँ पे फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? पाई बाई टू। और यदि हम वेव डायग्राम बनाते हैं इसका, तो ये वैल्यू तो किसके लिए है भाई? किसकी वैल्यू है ये? करंट, सॉरी ईएमएफ की। किसकी वैल्यू हमने मान ली? ये ई की वैल्यू। अब जो है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, ओमेगा टी को आप हटाओ, हमारे पास क्या होता है? पाई बाई टू। माइनस में है पाई बाई टू, और माइनस में मैक्सिमम वैल्यू है पाई बाई टू, -1 होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, नीचे से नेगेटिव से शुरुआत होगी इसकी, इस तरीके से। अब ये दोनों देखो साथ साथ नहीं चल रहे भाई। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों आगे नहीं, करंट है वो पीछे चल रहा है, ईएमएफ है वो आगे चल रहा है। करंट नेगेटिव है, ये जीरो से ऊपर जा रही है, जीरो होने में ही पाई बाई टू का टाइम लगाएगा, यहाँ तक आने में टाइम लगाएगा जब तक ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम हो जाएगी, ईएमएफ की करंट कहाँ आएगा? जीरो से ही ऊपर, जीरो पे ही आएगा, मतलब जो उसका नेगेटिव इफेक्ट था उससे ही ओवरकम होने की कोशिश करेगा। तो ये वैल्यू है ये किसके लिए? हमारी करंट की। इसलिए हमने यहाँ पे क्या बता दिया कि जो करंट है वो पीछे रहेगा, जो ईएमएफ है वो उससे आगे चलेगा। और यदि हम बात करें किसकी? फेजर डायग्राम की, तो इसमें क्या होगा? आपको पता है फेजर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? पाई बाई टू का। तो हम यहाँ से यदि इनका फेजर डायग्राम बनाएं, ये एक होगी हमारे पास, किसके लिए है भाई? ये ई नोट, ठीक है। अब एक आएगी इधर, आप कहोगे सर इधर क्यों आएगी? तो ये एंगल तो कितना हमारे पास? ओमेगा टी। कितना है? ओमेगा टी। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का हो गया? ये 90 डिग्री का हो गया। भाई दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? पाई बाई टू का है। तो ये दोनों के बीच में कितना हो गया? पाई बाई टू। और यदि हम केवल ये एंगल फाइंड आउट करिए, कितना आएगा हमारे पास? पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। भाई शुरू में जो हमने एंगल निकाला था आई नोट के लिए, तो वो कितना था? पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी ही तो था एंगल। बाद में हमने इसको चेंज किया है ना, शुरू में तो कितना था हमारे पास? पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी ही था। तो ये एंगल आया हमारे पास। और ये जो है ये ई नोट के लिए, ये है आई नोट के लिए। तो ये हमारे पास फेजर डायग्राम हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के लिए, ठीक है। और इसमें लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन, इन फेजर डायग्राम द एंगल बिटवीन फेजर रिप्रेजेंट द अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट इज पाई बाई टू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। लिख देते हैं इन फेजर डायग्राम the angle between phasors is
π/2 which is shown in फिगर। अब यदि हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि जहां से हमने शुरुआत की थी वो बिल्कुल शुरू से करना है कि भाई यहाँ पे जो एरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये तो मैंने खाली जो इसके अंदर चेंजमेंट आया है उसको बता दिया, लेकिन जब आप ये पेपर में आता है कि एक सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस ओनली को डिफाइन करो तो आपको पहले पूरा बताना है कि भाई ई नोट है वो ये जो लेंथ है ये इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, ई नोट जो एरो है ये फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पे प्रोजेक्शन करेंगे तो वो साइन में एंगल देगा, इस पे प्रोजेक्शन करेंगे तो वो कोस में एंगल देगा। ये सारी बातें आपको बतानी है इसके अंदर। जब हमारे पास यदि पेपर में यही आता है फेजर डायग्राम इसी का पूछा जाता है तो आपको ये एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, ठीक है। एक चीज और है इसमें, एक बात का ध्यान रखना कि जब हमारे पास जैसे इंडक्टेंस हम पढ़ रहे, इट्स आल्सो ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ईएमएफ हमारे पास एक टाइप का पोटेंशियल होता है, उसी तरीके से रेजिस्टेंस इंडक्टर जो है हमारे पास वो भी एक टाइप का क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इसका जो नाम है हमारे पास वो होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है भाई, कोई आपसे पूछे कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो रेजिस्टेंस जो कौन ऑफर करता है इंडक्टेंस टू ए एसी करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। लिख लेते हैं एक बार डेफिनेशन, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी। द रेजिस्टेंस offered by a inductance when a AC supply through it is represented by XL, its SI unit is ohm, and its dimensional formula is equal to resistance, मीन्स R और XL का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा भाई हमारे पास इक्वल होता है, ठीक है। ये हम बता देंगे इसके अंदर। और यदि आप फॉर्मूला आपको लिखना हो तो उसके लिए क्या होता है भाई, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। क्या होगा हमारे पास यदि हम फॉर्मूला लिखे XL इज इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा आपको पता है क्या होता है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसको यदि हम चेंज करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू L, वेयर न्यू आपको पता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास, और जो न्यू है क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी किसकी, एसी करंट की। ये जो है न्यू क्या है, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट की हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी ये, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये फॉर्मूला है भाई इसके पास, एल आपको पता है कोफिशिएंट है हमारे पास, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है भाई,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे, इज हाई। यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई होती है तो ये वैल्यू भी हाई होगी, और यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम। और दूसरी बात एक ध्यान रखना कि जो डीसी के लिए है एक्सएल की वैल्यू 0 होगी, क्यों, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। और इंडक्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है जब हमारे पास सर्किट कैसा हो। चलो लिख लेते हैं ये बीच में। क्या आया था भाई हमारे पास, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। सो फ्रीक्वेंट एक्सएल डिपेंड्स अपॉन frequency of AC when frequency is high, the value of XL is high, and when frequency is low, the value of XL is also low। और दूसरा, for DC the value of XL is 0 because for DC frequency is also 0। तो ये था भाई आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर हमने क्या स्टडी किया है, पहली चीज़ जो हमने बताई थी वो था एक सर्किट हम मान के चल रहे थे जो क्या कंटेन कर रहा था, इंडक्टेंस लेके चल रहे थे। उसके बाद हमने उसके लिए रिजल्ट फाइंड आउट किया। रिजल्ट फाइंड आउट करने के बाद हमने एक अलग चीज़ पढ़ी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा है। कौन सा क्या होगा, रेजिस्टेंस आपको पता है, करंट के फ्लो में जो अपोज करता है, जो उसको एक तरीके से जो ब्रेकर का काम करता है, वो क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे वो काम कौन करेगा, इंडक्टर करेगा, और इससे जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जिसको हम एक्सएल से डिनोट करेंगे। होता है एक्सएल, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी भैया ये होती, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी हमारे पास। आगे रिजल्ट उसके लिए। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि डीसी के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इसकी यूनिट एंड डायमेंशन किसके इक्वल होंगे, जो रेजिस्टेंस के होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक सर्किट है जो क्या कंसिडर कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है कैपेसिटर, ठीक है। टिल देन थैंक यू।